अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। क्या ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग का खतरा वाकई टल गया है या ये महज एक वक्ती वक्फा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई मुअख्खर करने के इशारे। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि तमाम ऑप्शंस अब भी मेज पर मौजूद हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अमरीकी हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। ये तमाम अवामिल एक पेचीदा मगर अहम सवाल को जन्म देते हैं। एक तरफ ट्रंप का ये दावा कि ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतें और सजाए मौत का सिलसिला रुक चुका है, दूसरी जानिब सफारती पिस्पाई का तासुर दिया जाता है। तो ये भी देखा गया है कि अमरीकी इंतजामिया का स्ट्रैटेजिक अभाम ये वाजे करता है कि अस्करी ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं किया गया। और अब सवाल ये है कि क्या वाशिंगटन ने वाकई जंग का इरादा तर्क कर दिया है या फिर ईरान पर दबाव बरकरार रखते हुए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। और इस तमाम मंजरनामे में इसराइल का किरदार क्या महज इत्तेहादी का है या फिर पसे पर्दा फैसलों का मुहर्रिक? आज हम इसी पर बात करेंगे कि आया मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग से बच गया है या फिर ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सकूत है। इसी पर बात पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ईरानी सहाफ़ी अफजल रेज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। प्रोग्राम का आगाज़ मैं अफजल रेज़ा से करना चाहूँगी। ईरानी सहाफ़ी हैं, हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर ईरान के अंदर जारी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ कर सकेंगे। अफजल, मैं जानना चाहती हूँ, आप बागौर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। एक जानिब देखा जा रहा है कि ईरान के अंदर सर कलम भी हुए हैं, जिंदा लोगों को जलाया भी गया है और आप उसके बाद रिस्पांस देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और इन ममालिक का भी, जो ये तासुर दे रहे हैं कि मुमकिन तौर पर वो ख़तरा टल गया है मशरिक़ वुस्ता से फ़िलहाल, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के अंदर की सूरत हाल तो कुछ और बताती है। हक़ाइक़ क्या है, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका जो फराहम कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं जाना चाहता गुज़श्ता 2 हफ्तों में क्या ऐसे वाक़यात रूनमा हुए। सिर्फ और सिर्फ इन सो कॉल्ड जो एक प्रोटेस्ट की शक्ल में आर्म्ड रेबल्स एंड एलिमेंट्स आके जो बिलीफ और जो मुक़द्दसात तमाम मुस्लिम और पर्टिकुलर ईरानी अवाम को है, उन पर नाम नहाद प्रोटेस्ट करके इसको एक डाइवर्जन, एक पीसफुल प्रोटेस्ट से एक वॉयलेंस वाक़यात में डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन द सिटीज़ अक्रॉस ईरान इन रिसेंट डेज मिलियंस ऑफ पीपल हैव मार्च इन सपोर्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट and protest violence that the foreign powers handlers। मैं चाहती हूँ आप जरा तफसीली तौर पर एलैबोरेट करें कि हकीकतन कितनी बड़ी तादाद है जो हलाकतों की हो चुकी है, क्योंकि राइट फिगर कहीं से मौसूल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी जब ऐसे वाक़यात होते हैं ईरान में, इसमें कोई शक नहीं कि मगरबी मीडिया और उनके जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा ईरान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर सिचुएशन को मज़ीद गंभीर करने की कोशिश की है। और न सिर्फ ईरान की जो हालिया कशीदगी में उन रियॉट्स और उन एलिमेंट्स को टैकल किया गया, बल्कि इस राह में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और इनोसेंट पीपल की भी तादाद बढ़ी की है। लेकिन इसके बावजूद ईरान हमेशा की तरह इसको टैकल करने और बड़े पीसफुली जो अमन पसंद लोगों को एतमाद में लाते हुए उनको एक शऊर देते हुए कि आपकी जो लेजिटिमेट प्रोटेस्ट और डिमांड्स है उसको गवर्नमेंट अपने प्रायोरिटी पे रखती है। लेकिन उनको ये इस बात पे होशियार रहना होगा कि जब प्रोटेस्ट मज़ीद कंटिन्यू हो गया था ईरान में, फिर असल जो गेम थी फॉरेन हैंडलर्स के साथ उनको ये डाइवर्ट करने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक ये मगरबी मीडिया के जो मगरमच्छ के आंसू है, वो ईरानियन जो प्रेटेंड करते हैं कि ईरान में सो कॉल्ड हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, ये एक टैक्टिक है हमेशा
ताकि ईरान को मज़ीद एक नई मुश्किलात में जकड़ लें। आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाम नहाद इंसानी हकूक़ को जवाज़ बना के ईरान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस कर दिए हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। ऑल्दो वो ख़ुद अभी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके बकौल कत्लाम थम गया है और ईरान ने इनको एश्योर किया कि किसी को फांसी नहीं दी जाती। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वहाँ पे एलिमेंट्स ईरान के सिक्योरिटी को, ईरान के जो इनोसेंट पीपल है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नाम नहाद प्रोटेस्ट पे डैमेज करने की कोशिश की और किए भी बहुत, मसाजिद की शहादत, इनोसेंट पीपल को मारना, उनको शहीद करना, इनका एक एक का हिसाब लिया जाएगा। बिकॉज द चीफ जस्टिस ऑफ ईरान पब्लिकली उन्होंने एक सख्त नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 3 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे नाम नहाद एक खातून के किलिंग के बाद, ईरान में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरान में सिर्फ और सिर्फ हिजाब है, कोई वुमेन और गर्ल्स की आज़ादी नहीं। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इसके बावजूद अपोजिशन के साथ एक नरम गोशी इख्तियार कर दी, सजाएं कम की। लेकिन इस दफ़ा इस बात का कोई चांस नहीं है कि जो जो एलिमेंट्स इन पे इन्वॉल्व थे इनको एक सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, एहतजाज इस वक्त जारी है? नो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपके और ना सिर्फ कंट्रोल है, गुज़श्ता 3 दिन में जो तेहरान समेत मुख्तलिफ सिटीज़ में जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल वो रोड पे आए, सड़क पे आए, जो निज़ाम के हक में, हुकूमत के हक में, और साथ साथ ये एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की उन्होंने मजम्मत की है, ये इस बात के सबूत। और ना सिर्फ ये गुज़श्ता दिनों बल्कि आपको 11 फरवरी को जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी और ईरान की जो इंडिपेंडेंस डे है, आपको एक बार फिर एक जम गफीर नजर आ जाएगी पूरे ईरान में। मिलियंस ऑफ पीपल दोबारा सड़कों पे आएंगे और इसी निज़ाम और इसी हुकूमत की हिमायत में जमा होंगे। ठीक है, यानी आपके बकौल इस वक्त सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और जो मुजाहिरे किए जा रहे थे पहले गवर्नमेंट के खिलाफ, वो तमाम मुजाहिरीन अपने घरों को चले गए हैं, बल्कि हुकूमत के हिमायती अब बाहर निकल आए और हुकूमत के हक में जो है वो बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरे साथ क्योंकि मसूद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, सर आप मुझे बताएं, एक जानिब हमारे साथ ईरान के अंदर की सूरत हाल शेयर कर रहे थे अफजल रजा साहब, लेकिन अगर आप जंगी तैयारियों की बात करें तो अब्राहम लिंकन 72 ये मिडल ईस्ट की जानिब रुख कर रहा है। आप भी समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, यानी कि जंग की तैयारी की जा रही है। एक जगह तो हर बात बताई जा रही है कि एवरीथिंग इज गुड, लेकिन दूसरी जानिब पसे पर्दा तैयारी की जा रही है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस ईरान के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, अब अपरेंटली दिस इज ए पॉज है, और स्पेशली जब पाकिस्तान ने, गल्फ कंट्रीज ने ट्रंप को परसुएट किया तो उसने फॉर द टाइम बिंग रिकॉइल किया है और अपनी पोजीशन से पीछे हटा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उसके स्टाफ से पूछा गया कि क्या हो सकता है, उन्होंने कहा सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। और फिर देखें जो प्लेसिंग की गई है, और अब B2 खित्ते में आ चुके हैं, B52 खित्ते में है, एयर रिफ्यूलिंग जहाज जो है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। और फिर ऊपर से देखें 19 छोटे बड़े बेसिस है विद इन मिडिल ईस्ट में, जो वहां पे 40 to 50,000 अब यूएस ट्रूप्स वहां पे प्रेजेंट है, जो बड़े बेसिस है। अलुदैत है, जो देखें फॉरवर्ड एयर बेस भी है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है, सेंटकॉम का है, 5th फ्लीट इनका जो है बहरीन में है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पर्शियन गल्फ है। और इसके अलावा जो बाकी सीरिया में भी है, इराक में भी बैठे हुए हैं, यूएई में भी बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में है। सो एवरीवेयर वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो ये है। लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि फॉर द टाइम बिंग देयर इज ए पॉज है, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, दे विल स्ट्राइक्स करेंगे जिस मकसद के लिए, क्योंकि ईरान को वीक करना चाहते हैं, और ईरान को वीक करने के लिए दे विल गो, जो टारगेट्स उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए होंगे, प्लानिंग इनकी होगी। और इजराइल की ख्वाहिश है कि वो रजीम चेंज हो, जो मुमकिन वहाँ पे जिस तरह हालात और वाक़यात हैं वो मुमकिन नहीं है। सो डेवलपमेंट बिल्डअप हो रही है, और एक जब बिल्डअप होती है तो इसका एक मैसेज यही होता है कि कुछ ना कुछ होगा। दैट इज वन थिंग। और एक रिसेंटली मैंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था, अटलांटिक में छपा, और लिखने वाला भी एक ईरानी नज़ात था, करीम साजिदपुर, और उन्होंने लिखा कि 5 फैक्टर्स हैं फॉर ए रेवोल्यूशन टू सक्सीड। उन्होंने कहा कि एक तो फाइनेंशियल उस मुल्क में क्राइसिस हो, सेकंड ही सेट कि वहाँ पे एलिट जो है वो उसकी डिवीजन हो, थर्ड उन्होंने कहा डाइवर्स जो अपोजिशन है वो आपस में मिल जाए, जिनके इख्तलाफात हैं लेकिन एक मकसद के लिए मिल जाए, या फिर उन्होंने कहा कि आपके पास एक कन्विंसिंग नैरेटिव हो
और फिर एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आपको फेवरेबल हो। सो बकौल उनके कि ईरान में ये सारी चीज़ें वो कहते हैं आज मौजूद हैं जो इस तरह की सिचुएशन बिल्ड हो सकती है। तो लेकिन ये है कि देखें कि जिस तरीके से अभी हालात काबू में है ईरान के अंदर से, जिस तरीके से जो रहबर के फेवर में या ईरानी गवर्नमेंट के फेवर में जो लोग सड़कों पर निकल आए हैं, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि मेजॉरिटी स्टिल जो भी है ईरान के अंदर जो लोग हैं वो रहबर के साथ खड़े हैं। और लेकिन ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पे तो सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं इंसर्जेंसी है, जाए कि कुर्दिश एरिया है। और आपको याद हो कि 12 दिन की जंग में भी कुर्द लोगों ने कुछ एक पार्ट अदा किया था। फिर अहवाजीज हैं जो अरब से वहाँ पे प्रेजेंस है, फिर बलोच बेल्ट जो है वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। सो देखें कि मोसाद की प्रेजेंस इनसाइड ईरान बहुत ज़्यादा है, और जिसका हमें वाज़ेह तौर पे 12 दिन की जंग में पता चला जब मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट और उनको टारगेट किया गया है। सो अभी भी ये है, हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग दिस इज अ पास, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ये करके जाएंगे। ठीक है, मसूद साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप देखें कि ईरानी अवाम की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ लब्बैक कहा है, और ये बात अमरीका को भी समझ आ गई है। तो अब आपको क्या लगता है, अमरीका अभी भी हमला कर सकता है? देखें, काबिले एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, हमले की बात अपने कमेंट देने से पहले मैं 2-3 बातों पे बात करना चाहूँगा। अगर आप गौर करें तो जो सदर ट्रंप जिस तरह बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तड़ियाँ करवा रहे थे, अब इस वक्त ट्रंप खुद फरमा रहे हैं कि उनको यकीन दहानी कुछ हो गई है, और वो ये कहते हैं कि फांसियाँ ईरान में रोक दी गई हैं। ताहम कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और फ़ज़ाई हदूद की जो बंदिश है उससे परवाज़ें मुतासर हो रही है। अच्छा, ये फांसियाँ जो थी, ये मेरा ख्याल है 800 के करीब ईरान ने अफराद को सज़ाए मौत का हुक्म जो था उसके तहत फांसियाँ लगानी थी। लेकिन वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलियन, उसने तो वाज़ेह तौर पर सहाफ़ियों को बता दिया है कि सदर ट्रंप को आगाह कर दिया है कि जनाब फांसियाँ गई हैं रुक। अगर आप देखें फांसियाँ जाएंगी रुक, तो फिर कुछ थोड़ा सा ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका ज़रूर है। अच्छा, क्रैकडाउन जो ईरान में हुआ है वहाँ पर सैकड़ों, मेरी इतलात के मुताबिक शहादतें जो हैं वो हुई है, इतलात सामने आई है। लेकिन अगर आप तीसरा एंगल देखें, इसको वॉल स्ट्रीट का मुताला कर लें, तो वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि ईरान पर फौजी हमला जो है मुमकिना तौर पर हुकूमत के खात्मे का बाइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो ये कह रहा है कि एक तो वसी तर तनाज़ात मज़ीद जन्म ले लेंगे, और दूसरा इनकी जो क़यादत है 2, 3, 4 पीछे खड़ी है। एक क़यादत को अगर ईरान की आप उड़ा भी देंगे तो उसके बाद भी क़यादत का फुकदान जो है वो नहीं आएगा, और रजीम चेंज इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक और अगर आप गौर करें तो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है। वो कौन कर रहा है? वो स्विट्जरलैंड कर रहा है जी। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो इसका किरदार अदा कर रहा है उसकी वजह यह है कि जब 1979 में इस्लामी इनकलाब जो आया था, उसके बाद अमेरिका के तेहरान से सारे बंदे चले गए, और एक स्विट्जरलैंड ही वाहिद मुल्क रह गया है जो कि अमरीकी अब तक जो है वो उनके मामलात को देख रहा है। कौंसलर तहफ़्फ़ुज़ फराहम स्विट्जरलैंड करता है। मेरी पाकिस्तान में से मुकीम जो एम्बेसडर हैं स्विट्जरलैंड, मेरी उनसे भी बात हुई है, सलीम मरगूब भट्ट साहब से। मैंने उनको पूछा कि स्विट्जरलैंड इस वक्त आप एम्बेसडर हैं तो क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा जी स्विट्जरलैंड ही एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश भी उसने की है, और ना सिर्फ खित्ते के लिए, मशरक़ वस्ता के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं है जंग अगर हो गई तो। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े सिर्फ ये है कि देखिए ये कोई वेनेज़ुएला नहीं है, 1 लाख फौजी खड़ा है और आके आपने सदर मुमलिकत को उठाकर अपने मुल्क ले गए हैं, उसकी बुढ़ी को भी साथ ले गए हैं, पता नहीं जुती बांध देती है कि नहीं बांध देती, बेडरूम से निकाल लिया गया है। ये ईरान है, ये मजाक नहीं है कि ईरान को आप बिल्कुल उड़ा के परे कर देंगे और रशिया बैठा रहेगा और चाइना बैठा रहेगा। मेरे पास मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, वरना मैं तो आपको फिगर कोट करता कि रशिया से कितने तैयारे जो है वो इस वक्त ईरान पहुंच चुके हैं। लेकिन बात यह है कि ईरान को सिर्फ डराया जा रहा है। अब ईरान डरता है या नहीं डरता? ताहम आखिरी लाइन जी मैंने जो फील किया है कि ईरान ने कहा कि आप टेबल पर बैठे जंग करना चाहते हैं, जंग कर ले। इसका मतलब है कि ईरान खौफजदा नहीं है। मनीज़
लेकिन मैं चाहती हूँ भट्ट साहब, जाते जाते अफजल रजा साहब की भी एक राय ले ली जाए। सर, क्विक ओपिनियन दीजिएगा, आपको क्या लगता है ईरानी क्या चाहते हैं? डू दे वांट टू फाइट और दे डोंट वांट टू? देखिए, फॉर द इरानियंस ऑनेस्टली आइदर होमलैंड और डेथ। ये निजाम के हिमायती लोगों के लिए भी हम वो अपोजिशन लोग भी हैं जो सड़कों पे ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। और यही बात जो सलामती काउंसिल का इजलास है उसमें भी देखी गई है। कहा जा रहा था ईरानी मंदूब की जानिब से कि ट्रंप इससे पहले अपने मकासद हासिल करने के लिए जंग छेड़ चुके, लेकिन अपने मकासद हासिल नहीं हुए, तो अब उन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है ईरान में, और इसके जरिए वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। और इसी वजह से उन्होंने प्लानिंग करके सरकलम किए, लोगों के जिंदा लोगों को आग भी लगाई। लेकिन अगर अमेरिका इरादा रखता है जंग करने का, तो फिर ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका का, ये कहा गया है उनकी जानिब से। और अगर मैं पाकिस्तानी मंदूब की बात करूं तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि खित्ते में इस्तेहकाम पुरअमन ईरान, और अगर ईरान के अंदर इस्तेहकाम होगा तो ही पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम होगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब किसी शादी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसकी शादी है, तैयारियां कैसी हैं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर एक मरतबा फिर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। शादियों का सीज़न है तो आप देखें ये एक और शादी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल कार्ड भी जुनैद सफ्दर की शादी का ही है, जिससे कि एक नई बहस छिड़ गई है। और जुनैद सफ्दर की शादी किससे हो रही है, उससे जुड़ी खबरें क्या हैं, वो कौन सा डिज़ाइनर ड्रेस पहनने जा रहे हैं, अब की बार कौन से गाने गाए जाएंगे, जो डेकोर है वो कहाँ से किया जाएगा, अगर मैं जेन ज़ी की ज़बान में बात करूँ तो ये तमाम चीज़ें आजकल ज़ेर बहस हैं। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। पिछली बार तो शहजाद भट्ट साहब को शादी का कार्ड आया था, अब की बार मैं चाहती हूँ कि जो हाइप क्रिएट हो चुकी है उस पर कुछ अंदर की खबर आपसे ले ली जाए। बट सबसे पहले तो ये बताएं कि वेन्यू क्या है, शादी कहाँ पर हो रही है, क्या तीनों दिन का इवेंट, आई मीन 3 दिन का है? 3 दिन का तो वैसे भट्ट साहब हम लोग ही रखते हैं 3 दिन का, वहाँ तो हफ्तावार तकरीबात होती होंगी। मुझे बताएं कि वेन्यू क्या है और कितने दिन की तकरीब है? देखिए मुनीज़े, तकरीब तो वैसे तो पिछले 5-10 दिन से उनके घर ढोलक बज रही है, वो तो अपनी जगह पर, और खाने शाने तो वो चलते रहते हैं, लेकिन तकरीब बाज़ाब्ता 3 दिन की। आज तेल मेहंदी है जो कि राइवेंट फार्म में होगी। रुहेल असगर की फैमिली बाज़ाब्ता जैसे आप और हम शादियों पर गाड़ियों में लेके ढोलकी बजाते हुए जाते हैं और जनाब दूल्हा साहब को तेल मेहंदी लगाते हैं, उसी तरह सेम रवायात इसी तरह हो रही है। रुहेल असगर साहब अपनी फैमिली के हमरा राइवेंट जाएंगे, वहाँ तेल की रस्म होगी, मेहंदी की रस्म होगी। कल फिर बारात है जो कि राइवेंट में नहीं है, वलीमा राइवेंट में है। बारात गौहर एजाज साहब की एक सोसाइटी है लेक सिटी, उसमें उनका अपना फार्म हाउस है गौहर एजाज साहब का, वो काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। और वहाँ पर जो है वो बारात जो है ये राइवेंट से बिल्कुल करीब है, कोई 10 मिनट की मुसाफत भी नहीं है, 8-9 मिनट की मुसाफत है। लिहाजा शरीफ खानदान को भी सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से देखा जाए तो उनको बारात वहाँ सूट करती थी, लिहाजा वहाँ हुआ है। भट्ट साहब, पता चला है कि मेहमान बहुत ही सिलेक्टेड बुलाए गए हैं, खुसूसी बुलाए गए हैं। क्या जो दूसरी शादी है ये वो वाला एलिमेंट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की जाती, चुप चुपीते आराम से काम हो जाता है, ये कुछ उस तरह से है या वाकई ढोल बाजे बैंड ढोलते वजन वजन कश्मीरियां दी शादी होवे ते ढोल ना वजन, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से मियां नवाज शरीफ और रुहेल असगर साहब ने बैठकर ये कंसेंसस किया था कि जो उनकी तेल मेहंदी है वहां पर तकरीबन जो खानदान के दोनों अफराद हैं वो 350 का फिगर आया था, 350 के लगभग तेल मेहंदी पर होंगे, जबकि बारात पे भी इसी तरह 450 का फिगर आया था। 450 अफराद दोनों तरफ से इकट्ठे हो जाएंगे, यानी 500 से नीचे अफराद बारात पर होंगे, जो कि गौहर एजाज की फैमिली लेक सिटी में होगी। अच्छा, वलीमा जो है वो चूंकि राइवेंट में है, वहां फिर जरा अन्नी पैन लगी है, सबको मदू किया गया है अपने जीजो कारब। गौहर साहब इसे होस्ट कर रहे हैं या होस्ट ये मरियम नवाज फैमिली ही है? देखिए, होस्ट तो करेगा ना वो गौहर एजाज रुहेल असगर, वो फैमिली करेगी ना, बारात लेके जाएगी जब, तो वो उनकी तरफ से है। वलीमा लड़के वाला जो है वो राइवेंट में करेगा। जुनैद सफदर जो है उस पर तादाद जो है वो मेरी इतलात के मुताबिक 800 से 1000 के लगभग कार्ड जारी हो चुके हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये तय कैसे पाई? माजी में तो रुहेल असगर साहब के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात में कहीं उतार चढ़ाव भी देखने में आया, लेकिन ये उनके घर से बेटी लेना और ये ताल्लुक मजीद स्ट्रेंथन करना, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए मुनीसे,
रुहेल फैमिली की नवाज शरीफ से बहुत पक्की यारी है। सहेली तो नहीं थी वो कहीं? सॉरी जी, सहेली तो नहीं थी कहीं? अभी दुरुस्त फरमा रही हैं, पक्की यारी है। अच्छा। और जो सहेली थी वो मरियम नवाज साहब की 2 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हो चुकी है और जो छोटी मानूर सफदर है उसकी इस बच्ची शानजे के साथ पिछले को 10-12 साल से दोस्तियां चल रही हैं, घरों में आना जाना है। अब उस बच्ची जो मरियम नवाज साहब की छोटी बेटी है उसकी ये बेस्ट फ्रेंड भी है जो अब इनके भाई जुनेद सफदर की बीवी बनना जा रही है। नाम क्या बताया आपने छोटी बेटी का? मानूर। पूरा नाम? मानूर सफ्तर। वो आपने जब पूरा नाम लिया तो मुझे याद आया सफ्तर साहब के हवाले से क्या खबर है, क्या वो भी तशरीफ ला रहे हैं शादी में? अरे नहीं, मैं क्या कर रही है मुनीज़े मोइन साहबा, ये सोशल मीडिया की बातें हैं सारी। अल्लाह माफ करे कि ये डिवोर्स हो गई हुई है, 8 साल से मैं सुन रहा हूँ। और यार कार्डों पे नाम सफदर साहब का है, रिसीव सफदर साहब कर रहे हैं, उस घर में सफदर साहब रहते हैं। बल्दियत तो बदलती नहीं ना शहजाद भट्ट साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कल तस्वीरें भी फराहम कर दूंगा। कोई लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल लड़ाई झूठी लड़ाई है, ये लोगों ने फैलाई है, तुम उनका नाम न लो, वो रसवाई है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के वो जो आजकल क्या कहते हैं ना, सोशल मीडिया वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्हें बस कोई भी स्टफ दे दो बात का बतंगड़ बनाने के लिए तो वो बना देते हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। जुनेद सफदर साहब भी शादी में आ रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट टाइम भी देखा था 4 चांद तकरीब को तब लगे कि जब जुनेद सफदर ने गाना गाया, मरियम नवाज साहिबा ने गाना गाया। अब की बार लिस्ट क्या है गानों की? भट्ट साहब, आप तक लिस्ट पहुंची है? देखिए, बड़ा मुश्किल सा सवाल कर रही हैं आप। सवाल ये है कि गाते तो खैर मेरी इतलात है, मैंने कभी सुना तो नहीं है। शरीफ फैमिली के तमाम अफराद बहुत अच्छा, वो कहना जिसको सुर से प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान ही नहीं। अच्छा। लिहाजा वो सारे गाने अच्छे गाते हैं, अपने शौक से गाते हैं। शहबाज साहब का गाना तो आपने टीवी पे भी सुना, वो हबीब जालब की नज़म जो पढ़ रहे थे जी। इस तरह बाकी भी आई हैं। लेकिन इससे 1 साल पहले यहीं इसी रायविंड में हुसैन नवाज साहब जो मरियम नवाज साहब के सगे बड़े भाई हैं, उनके बेटे की भी शादी थी। उस मौके पर राहत फ़तेह अली खान साहब ने वहाँ पर परफॉर्म किया था। अब जुनेद सफदर की शादी पर उन्होंने एक ख़ास तौर पर वहाब शाह साहब है जो कि एक सूफीज़म डांस भी करते हैं और गुलकारी भी करते हैं। अच्छा। तो वो वहाब शाह साहब जो हैं वो आज रात को मदऊ हैं और ये इनको लक्स अवार्ड मिल चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक में काफ़ी परफॉर्म करके झंडे गाड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान में ये इनका रायविंड में पहला शो वहाब साहब का होगा। यानी कि राहत फ़तेह अली खान ने अब की बार हाथ नहीं पकड़ाया शरीफ फैमिली को। हो सकता है जी कि वो पैसे ज़्यादा मांगे हों। यहाँ पर पैसों का क्या इशू आ सकता है? नहीं, शरीफ फैमिली ने मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी उनको 22 लाख रुपया दिया था राहत फ़तेह अली खान साहब को। 4 गाने गाए थे उन्होंने। तो फिर बड़ा कम बजट है क्योंकि वो तो करोड़ों में चार्ज करते हैं। आतिफ असलम 2 करोड़ के करीब चार्ज कर लेते हैं। देखें, जब आपकी शादी या मेरी अगली हो गई तो उस पर हमसे तो वो 10 लाख ही लेगा ना। बट साहब, ना ताड़ा ब्याह होना होर ते ना मेरा होना है, तो ए गल्लां सी साइड ते रखने हैं, तो गल एक बारी फिर ले जाते हैं रायविंड पे। तो मुझे ये बताएं कि आपने मुझे सब बता दिया, तैयारी कैसी है। खैर, कश्मीरी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, खाबे बड़े पसंद करते हैं, तो कितनी डिशेज आ रही हैं? जहाँ तक देखा जाए तो आमतौर पर 1 डिश कर दिया गया है बाकी लोगों के लिए, तो यहाँ पर भी क्या 1 डिश का सिस्टम लागू हो रहा है? देखिए मुनीज़, सच्ची बात करनी चाहिए। इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं, जो सच बात है। मैंने 1-2 शादियां देखी हैं, इत्तेफाक है। हुसैन साहब की, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उनके बेटे जैद की शादी थी, और जुनेद सफदर की पहले शादी। अब ये शादियों में 2 बातें सच्ची है, कोई माने या ना माने। 10 बजेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उठ जाएंगे। राहत फ़तेह अली खान गा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए कि 10 का मतलब 10। स्टेज पर खड़ा है सुहेल अहमद, जो दुनिया टीवी वाले सुहेल अहमद साहब है, अजीजी भाई। उन्होंने माइक पकड़ा, उन्होंने कहा अजीजी बंद करो, 10 का मतलब 10। 1 डिश की पाबंदी होगी। अब 1 डिश जो है उसके साथ लवाजमात इतने होते हैं कि वो 250-300 लवाजमात अगर हो गए, 1 डिश है। नाम यानी नाम 1 डिश है, लवाजमात ढेर सारे हैं। ठीक है, अब सूप के साथ आप प्रॉन भी दे रहे हैं, फिश क्रैकर भी दे रहे हैं, आप चटनियां दे रहे हैं, 20 किस्म के सलाद दे रहे हैं, है 1 डिश। और इसका नाम है एपेटाइजर, फिर मेन कोर्स अलग होगा। खैर, क्या कह सकते हैं। बट साहब, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी की तरफ आते हैं। ये निकाह मुमकिन नहीं होता अगर निकाह ख्वान नहीं होता। कोई भी निकाह मुमकिन नहीं होता। निकाह ख्वान कौन है? ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं। फिर पाकिस्तान में मुकीम कोई भी शख्स जो है, मेरी इंफॉर्मेशन अब तक की जो है, वो निकाह ख्वान नहीं है। निकाह ख्वान बाहर से आ रहा है, एक कंट्री से आ रहा है, और वो आके निकाह पढ़ाएगा, जो स्पेशल रुहेल असगर साहब ने मदऊ किया है। वो तैयारे में अकेला आ रहा है या उसकी फैमिली भी साथ आ रही है?
ये सच्ची बात है, मुझे पता नहीं मैं झूठ बोल जाऊं, लेकिन निकाह खान जो है वो इंटरनेशनल है। और गवाहान भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं या गवाह यहाँ से होंगे? बड़ी दिलचस्प बात की आपने। गवाहान, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं, इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लड़की की तरफ से 2 गवाह आ रहे हैं, एक गवाह, होते भी 2 हैं, एक गवाह जो है वो पोती हैं जिस शख्स की, रोहेल असगर साहब, वो साइन करेंगे, और लड़की की तरफ से दूसरा गवाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। अच्छा, मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या बात है, लेकिन सुना है, इतलात है, मुसद्दका इतलात हैं कि रोहेल असगर साहब ने कहा कि ये आपकी बेटी है, लिहाजा शादी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप बनेंगे मेरी बेटी के। तो साइन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और रोहेल असगर साहब लड़की के वकील के तौर पर गवाह होंगे। अच्छा, नवाज शरीफ गवाह होंगे, दैट्स न्यूज़ देन। लेकिन अभी बट साहब अगर हम देखा जाए तो शादी की तकरीब भी जारी और सारी है, हमें प्रोग्राम का अख्ताम कर लेना चाहिए और इस दुआ के साथ कि ये जो नया जोड़ा है अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। तस्वीर चला रही थी आपने जुनेद सफदर वाली, ये जो बड़ी अहम चीज़ है, ये जो कपड़े शपड़े जुनेद सफदर साहब पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आजकल HSY लगा रहा है वहाँ पर। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बड़ा डिज़ाइनर हायर किया गया है, लेकिन आप खामोश भी हैं। लेकिन जहां आपने वो, मैं दुआ की बात कर रही थी, नेक ख्वाहिशात कर रही थी, बट साहब इस वेले HSY तो वद उन्होंने ना दुआवां दी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, हमारी दुआएं इस नए जोड़े के साथ ही हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।